काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने काफ़ी नहीं पी, हमारे होटल की काफ़ी तो दिलहोजी तक मशहूर है। मैं समझ गया था कि मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू का उस पर खास तिरखा असर हुआ है। ज़रूर पीऊँगा, मगर इस वक्त मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मैंने कहा। काउंटर गर्ल से न रहा गया तो बोली, क्षमा कीजिएगा सर, पठानकोट में असली डायमंड की अंगूठियाँ बहुत कम मिलती हैं। आपने लाला जौहरी प्रसाद ज्वेलर्स को फ़ोन किया था ना? जी हाँ, लाला जी को ही फ़ोन किया था, मगर मैंने सुबह जो अंगूठी देखी थी उसका डायमंड मुझे असली लगता था। सर बड़ा घपला होता है इस बिजनेस में भी। आप इतनी महंगी अंगूठी अपनी पत्नी के लिए खरीद रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा प्रश्न करने का अधिकार तो नहीं है। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मगर मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। मगर मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। वो भी हंस पड़ी। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू फॉर द कॉल। एनी टाइम सर, काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं होटल की लॉबी से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। मेरी झूठी कॉल से उस लड़की पर खासा असर पड़ा था, और यही मैं चाहता भी था। उस ड्रामे से मेरा मकसद माज इतना था कि इस काउंटर गर्ल से किसी तरह ये मालूम करूं कि उसके पास जो सफ़ेद पोश शख्स खड़ा था वो कौन है। बाजार में ट्रैफिक कराई था। मैं बाग में आ गया। कुछ देर वहां टहलकर आइंदा का प्रोग्राम बनाता रहा। बाग के दरवाजे पर एक फूल बेचने वाला बैठा था। मैंने उसे रजनीगंधा के फूलों का एक दस्ता खरीद कर कागज में लपेटा और वापस होटल की तरफ आ गया। काउंटर पर मैंने गुलदस्ता काउंटर गर्ल की तरफ बढ़ाकर कहा, मुझे जिस महाशय जी से मिलना था वो तो नहीं मिले, मगर रजनीगंधा के फूल मिल गए, उन्हें स्वीकार करें। माई ये आप मेरे लिए लाए हैं? वाओ स्वीट, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। मैंने फूलों का दस्ता लड़की के हाथ में थमाते हुए मुस्कुराकर कहा। आपने मुझे अपना शुभ नाम तो बताया ही नहीं देवी जी। लड़की शर्मा गई और बोली, अरुषि। मेरा नाम अरुषि भंडारी है। सुंदर नाम है। आकाश की अप्सराओं के ऐसे सुंदर नाम होते हैं। काउंटर गर्ल अरुषि अपनी तारीफ पर बहुत खुश हुई। मेरी झूठी अमारत भी उस पर कारगर साबित हुई थी। मैं बेनियाजी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आकर मैं लेट गया। मैं अभी सो ही रहा था कि छावनी में फौजी तनसीबात और ख़ास तौर पर भारी तोप के बारे में किस तरह मालूमात हासिल की जाएं। एक ही तरीका मेरे ज़हन में था कि किसी तरह से किसी ऐसे आदमी से दोस्ती पैदा की जाए जो छावनी में सेडियन क्लर्क वगैरह हो। मैं खुद छावनी के इलाके में नहीं जाना चाहता था, तो उसकी वजह मुजाहिद फोर्स में मेरी इब्तदाई कमांडो ट्रेनिंग का पहला असूल था। मुझे बताया गया था कि जिस टारगेट को तबाह करना हो उस टारगेट के इलाके में दिन के वक्त कभी न जाओ। वहां से मुतलका लोगों को अपना चेहरा हरगिज मत दिखाओ, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हें उस शक्ल में किसी शख्स का भेस बदल कर वहां जाना पड़ जाए। अगर वहां तुम्हारी चेहरा शनासी हो चुकी होगी तो तुम पहचान लिए जाओगे। चुनांचे मैंने अभी तक पठानकोट छावनी का रुख नहीं किया था। उसकी वजह यह भी थी कि मैं पाकिस्तानी जासूस था और छावनी के इलाके में जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी फिर रहे थे। जब से मशरकी पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों ने गड़बड़ शुरू की थी, जहाँ भी हंगामी किस्म की सूरत हाल थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस की नफरी में इजाफा हो गया था। छावनी जाने वाली सड़क पर मुझे कई मुश्तबा शक्लें नजर आती थीं। मैं जानबूझकर इधर नहीं जाना चाहता था। पठानकोट शहर में भी चप्पे चप्पे पर फौजी जासूस आम कपड़ों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दरमियाने दर्जे के होटलों के गिर्द चक्कर लगाते थे। इसीलिए मुझे खतरा था कि जो सफेद पोश महाशा काउंटर गर्ल अरुषि के साथ बातें कर रहा था वो जरूर मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। क्योंकि मुझे पठानकोट में रहकर अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था, इसलिए मैं हर तरह से बाखबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़रों से बचकर रहना चाहता था। सफेद पोश महाशय जी के बारे में मुझे अरुषि ही कुछ बता सकती थी, और उससे मैंने इतना काम निकालने जितनी दोस्ती पैदा करनी थी। रफ़तन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दो बातों का हर वक्त झटका लगा रहता था। एक ये कि कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का कोई आदमी मुझे गिरफ्तार कर देना आ जाए, और दूसरा ये कि कहीं अमृतसर का स्मगलर करोंडिया मेरी तलाश में उतर ना आ निकले। बाहर से होटल के वेटर की आवाज़ आई, सर मैं होटल बॉय हूँ, हीटर लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। होटल बॉय अंदर आया तो उसके हाथ में बिजली का डबल राड वाला हीटर था।
सर मैडम ने कहा है आपके कमरे में लगा दूं। होटल बॉय ने हीटर पलंग के करीब लगा दिया। डाइनिंग रूम में शाम के बाद मैंने कॉफ़ी मंगवाई तो काउंटर गर्ल अरुचि को कॉफ़ी पीने की दावत दी। वो बखुशी मेरी मेज़ पर आ गई। मैंने उसकी किस्म बातें शुरू कर दी, जिससे जाहिर हो कि मैं किसी आइडियल लड़की की तलाश में हूँ और मैं शादी के बाद लंदन में जाकर अपना दफ्तर खोलना चाहता हूँ। होशियारी से बातें करते हुए मैंने अरुचि के बालों और आंखों की कुछ इस तरह तारीफ की और कालिदास की संस्कृत की नज़्मों के कुछ इस दिलनशीन अंदाज में हवाले दिए कि वो मेरी गर्विता हो गई। तब मैंने उसे पूछा कि वो महाशय जी कौन थे जिनसे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाकर बताया कि उस महाशय का नाम तलकराज वर्मा है और वो पठानकोट में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। अरुचि ने यह भी बताया वो उसके मामा जी के पुराने मिलने वाले हैं। मैं मुतमईन हो गया कि वो शख्स इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था। अब मुझे अरुचि से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने मंसूबे के बारे में गौर करने लगा था। अचानक उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। वो अपने मामा जी के बारे में बातें करते हुए बोली, मेरे मामा जी का बड़ा बेटा केवल कृष्ण फौज में मेजर है, आजकल डलहौजी में छुट्टी पर गया हुआ है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ एक ईसाई लड़की को साथ ले गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात बुरी समझी जाती है ना। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, ये हमारी धर्म संस्कृति के भी खिलाफ है। मेरा ज़हन तेजी से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। ये बड़ा खतरनाक मंसूबा था, मगर उस पर अमल करते हुए मुझे अपनी मुहिम में 100% कामयाबी का यकीन था। अरुचि अपने मामा जी के गुमराह बेटे मेजर केवल कृष्ण के खिलाफ बातें किए जा रही थी। उसकी बातों से मैंने मालूम किया कि मेजर कृष्ण जालंधर छावनी में तैनात था। फिर वहां से उसकी बदली पठानकोट छावनी में कर दी गई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर 2 माह की छुट्टी ले ली और लिख कर दे दिया कि वो छुट्टियां डलहौजी के सेहत अफजा मकाम पर गुजारने के बाद पठानकोट छावनी में अपनी नई ड्यूटी संभाल लेगा। वो अभी तक पठानकोट छावनी नहीं गया था। मैंने गुफ्तगू के दौरान बड़े तरीके से डलहौजी में उस होटल का पता मालूम कर दिया जिसमें मेजर कृष्ण एक ईसाई लड़की के साथ छुट्टियां गुजार रहा था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेजर कृष्ण की अभी 1 माह की छुट्टी बाकी है। मेरे ज़हन में मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक मंसूबा था कि जिसमें एक एक कदम पर राज़ होने और मेरी मौत का इम्कान था, लेकिन मैंने ये दाव लगाने का फैसला कर दिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने इस मंसूबे की सारी कड़ियाँ एक एक करके मरबूत कर दी और दूसरे रोज डलहौजी की तरफ रवाना हो गया। अरुचि को मैंने ये कहा कि मुझे एक ज़रूरी कारोबारी काम की वजह से अमृतसर जाना पड़ गया है, परसों तक वापस आ जाऊंगा। वो भारतीय फिल्मों की हीरोइन की तरह उदास आंखों से मुझे देखने लगी। खुदा जाने वो अपने जहन में क्या मंसूबा तरतीब दे रही थी, मगर मेरा मंसूबा कशां कशां डलहौजी की तरफ लिए जा रहा था। मैं उससे पहले कभी डलहौजी नहीं गया। बस ने मुझे डलहौजी पहुंचा दिया। डलहौजी की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी हुई थी। ये सेहत अफजा मकाम वैरान सा था। ये माहौल मेरे मंसूबे की तकमील के लिए बेहद मौजूद था। बस अड्डे के पास ही एक होटल था। मैंने उस होटल में एक कमरा ले लिया और चाय का एक कप पीने के बाद गर्म कपड़े पहनकर बाजार में निकल आया और इस होटल का पता लगा दिया जहां मेजर कृष्ण मुकय्यम था। होटल से ब्रीफ केस उठाया और मेजर कृष्ण वाले होटल हिलव्यू में मुंतकिल हो गया। कमरा किराए पर ले लिया। मेजर कृष्ण के कमरे का नंबर 5 था, जबकि मुझे 11 नंबर मिला था। दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। होटल अंदर से सारा सेंट्रल सेटेड था और काफी हद तक जदीद साजो सामान से मुज़य्यन था। होटल अंदर से सारे का सारा सेंट्रल एटेड था और काफी हद तक जदीद साजो सामान से मुज़य्यन था। दोपहर 2 बजे मैं खाने के बाद अपने कमरे में लेटा बात अहम अमूर पर गौर कर रहा था, क्योंकि मेरे मंसूबे की बात कड़ियाँ अभी तक नामुकम्मल थी। उनकी तकमील का तकाजा था कि मैं मंसूबे के गर्दाब में कूद जाऊं। इस तरह वो कड़ियाँ खुद ब खुद आपस में मिल जाती। दोपहर की चाय पीकर मैं 2-3 बार मेजर कृष्ण के कमरे के सामने से गुजरा। उसका दरवाज़ा बंद था।
मैं नीचे लॉबी में चला गया और सोफे पर बैठकर हिंदी का अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुशपोश जोड़ा सीढ़ियां उतरकर काउंटर की तरफ आया। काउंटर पर जो आदमी खड़ा था उसने मुस्कुराकर उनका खैर मुकद्दम किया। गुड इवनिंग मेजर, आज शायद रात को बर्फ गिरेगी। मैंने गोशाए चश्म से उस जोड़े का जायजा लिया। लड़की का रंग सांवला था, शक्ल सूरत ही से ईसाई लगती थी। उसका साथी मेरे कद काट का एक खुश शक्ल जवान था। उसने मुस्कुराते हुए चाबी काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दी और बोला, हम स्नो पॉइंट तक चक्कर लगाने जाते हैं आज रात खाने में। काउंटरमैन ने हंसकर कहा, मेजर साहब डोंट वरी, हमने आपके शॉप के लिए खास तौर पर पठानकोट से तुर्की मेट मंगवा दिया है। एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू। ये खुश शक्ल और खुशपोश जोड़ा होटल से चला गया तो मैं भी अखबार एक तरफ रखकर उठा और काउंटरमैन से एक फोन कॉल के बारे में बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि दिल्ली से मेरी एक कॉल आने वाली है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पता चला दिया कि ये जो खुश शक्ल जवान एक लड़की के साथ अभी अभी बाहर गया है उसका नाम मेजर करशन है और अपनी ईसाई बीवी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। मेजर करशन ने यहाँ झूठ बोला था और ईसाई लड़की को अपनी बीवी जाहिर किया था, जबकि मुझे डलहौजी वाली अरुषि ने बताया था कि मेजर करशन अपनी एक दोस्त लड़की को लेकर डलहौजी 2 माह की छुट्टियां गुजारने गया हुआ है। मैंने एक सोची समझी स्कीम के तहत होटल के बार रूम में जाकर मशरूब की एक कीमती बोतल खरीद ली और उसे लिफाफे में लपेटकर वहीं खिड़की के पास बैठकर एक फैशन मैगजीन देखने लगा। खिड़की पर गिरा हुआ सफेद भारी पर्दा दरमियान में से हटा हुआ था और बाहर का पुरफिजा माहौल दिखाई दे रहा था। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो होटल की लॉबी के आगे से गुजरकर और पहाड़ी बंगलों और पार्क की तरफ जाती थी। मैंने काफ़ी मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट करके पीने लगा। निसफ घंटे बाद मुझे दूर सड़क पर पहाड़ी बंगलों की तरफ से मेजर करशन अपनी दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। मैं उसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।